तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, जिसके अंदर हम लोग उसके फिजिकल इम्प्लीकेशंस, क्लिनिकल एलिवेंस और जो जनरल मैकेनिज्म है वो सब पढ़ लेंगे। जनरल मैकेनिज्म जनरली हम लोगों ने पढ़ रखा है नीट के समय पे, तो जनरली वो रिपीटिशन ही होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मैंने गाइडेंस से ऐड कर दिए है। तो द मेन रेफरेंस बुक दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज़ गाइडेंस। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। तो इस वीडियो में आपको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, कैसे लिखना है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर पाए, और क्या क्या लिखना इंपॉर्टेंट है जिसके हेल्प से एग्जामिनर को ये इजी पड़ता मार्क्स देने में। वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। अगर आपने इतना लिख दिया इस टॉपिक के ऊपर तो आपको जो मैक्सिमम मार्क्स अलॉट करने वाला है एग्जामिनर वो आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स भी मिलेंगे आपको एंड में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन नोट्स है जो मैंने डिज़ाइन किया है, जिसके हेल्प से आप काफ़ी क्विकली रिवाइज कर पाओगे। तो सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है क्या। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के दो मेन कंपोनेंट्स है। एक तो वो रहता है वाई एक्सिस पे और एक रहता है एक्स एक्सिस पे। जो वाई एक्सिस पे है वो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन रहता है, और जो एक्स एक्सिस पे वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है। सो इसका ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसके हेल्प से हमको ये अंडरस्टैंड करने में ईजी पड़ता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो कुछ ग्राफ इस तरह से दिखता है। तो आपने ये ग्राफ पहले भी देख रखा है। तो ये जो ग्राफ है कौन से शेप का है, सिग्मोइड शेप का है। तो आपको ये मेंशन करना होगा कि ये जो ग्राफ है सिग्मोइड शेप यानी एस शेप का दिख रहा है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसके वाई एक्सिस पे हमारे पास हीमोग्लोबिन सैचुरेशन जो परसेंटेज में है, और एक्स एक्सिस पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ये हमको रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, ये जो होता है ना स्टीप ये वाला प्लेटिव फेज, ये जो प्लेटिव स्लोप है, प्लेटिव स्लोप में हम पास क्या है, इसको हम लोग अपर पोर्शन भी बोलते हैं। ये अपर पोर्शन हो गया और ये वाला जो है ये लोअर पोर्शन है। तो जो अपर पोर्शन होगा, अपर पोर्शन के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, एक प्लेटिव स्लोप देखने को मिलता है। तो प्लेटिव स्लोप के अंदर क्या है, प्लेटिव स्लोप का मतलब है कि जो हम बस आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन 4 ग्लोबिन चेन से बना हुआ है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता है। ये हमारे ह्यूमन का हीमोग्लोबिन इस तरह से दिखता है। तो और हर एक ग्लोबिन चेन एक ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो ये जो बाइंडिंग है ये मतलब एक हीमोग्लोबिन यहाँ पर 4 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर पाएगा। तो जब ये हीमोग्लोबिन सैचुरेशन एक पॉइंट पे आके आप कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज करोगे, तो उस केस में अब और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन तो बाइंड नहीं हो पाएगा। तो उस केस में आपका जो स्लोप होता है प्लेटिव हो जाता है। इसका मतलब और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करने पर हीमोग्लोबिन सैचुरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब ये जो है नॉर्मल वैल्यूज़ आपको याद रखने होंगे कि एट्रियल पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑफ ऑक्सीजन, वीनस पार्शियल प्रेशर कितना होता है। इसका एक चार्ट बहुत अच्छे से दिया था सेबुलिंगम में, तो मैंने वो ले लिया है। तो इसमें काफ़ी अच्छे से समराइज कर दिया कि आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन और आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर कितना कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन CO2 होगा, तो उसके हेल्प से क्या गैसेस एक्सचेंज होगा। जनरली क्या होता है कि जो हायर पार्शियल प्रेशर है उससे क्या होगा, लोअर पार्शियल प्रेशर में गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो आपको ये पता है। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो CO2 कम है। तो यहाँ पर जो एल्विलाई के अंदर जो वो ब्लड होगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, वो क्या होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बट पल्मोनरी वेन के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो यहाँ पे एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है। तो इसके लिए ऑक्सीजन हमारे पास ट्रांसफ्यूज होता है इनसाइड द बॉडी, वेरएज CO2 हमारे पास क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो वो ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाता है। तो यही इसमें अलग अलग वैल्यू दे रखे हैं। तो अगर आप वैल्यू याद रख पाए तो काफ़ी अच्छा। आप ये चार्ट बना देना। ये मोर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे ना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको और डिटेल से समझेंगे। फिलहाल के लिए हमको इतना रिक्वायर्ड नहीं है। आप ये चार्ट भी बना देना जिसके हेल्प से आपको और मार्क्स फैक्ट करने में ईजी होगी। नाउ फिजियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस। अब जैसे आपने ब्लड बफर पढ़ा, ब्लड बफर क्या होता है कि हम लोग थोड़ा बहुत पीएच के अंदर चेंज करते हैं तो हम बस ब्लड के अंदर जो पीएच होता है मेंटेन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड बफर। सिमिलरली यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन में यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन बफर करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि 15 to 14 mg
ऑफ Hg जो होगा वो मेंटेन हो जाएगा बफरिंग के द्वारा, यानी कि जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का इंक्रीज होगा या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का डिक्रीज होगा, सो इन दैट केस क्या होता है कि अगर मान के चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि मोर एंड मोर ऑक्सीजन इज देयर, सो मोर ऑक्सीजन देयर, इसका क्या होगा कि वो जो स्टीप स्लोप होगा, वो स्टीप स्लोप होगा, वो जो स्लोप हम लोगों ने देखा था जो लोअर पोर्शन में था उसके अंदर यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिलीज होगा काफ़ी स्लो होगा। लेकिन जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है यानी टिश्यू को ऑक्सीजन ज़्यादा डिमांड है, अब टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और हम पास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन थोड़ी सी कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम ब्लड में कम है, तो उस केस में हम बस क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन रिलीज करेगा हम पास ऑक्सीजन को ईजिली, तो वो बफर मेंटेन कर देता है ताकि यहाँ पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन साइड द ब्लड वो मेंटेन रहे। नो एक्सरसाइज अडेप्टेशन में क्या होगा कि अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं यानी हमारा टिश्यू मोर हार्ड वर्क कर रहा है, अब ज़्यादा हमारे पास टिश्यू वर्क कर रहा है तो यानी उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। अब जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो उस केस में यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन हो ईजिली ऑक्सीजन को रिलीज़ करे वो इंश्योर होता है यहाँ पे। तो अब इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन बाइंडिंग एंड रिलीज यही सेम है कि यहाँ पर 4 हीमोग्लोबिन चेन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर और 2 अल्फ़ा होता है 2 बीटा होता है और हर एक ग्लोबिन चेन के अंदर यहाँ पास ऑक्सीजन बाइंड करता है और वो यहाँ पास ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द ब्लड। और जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे इसकी एफिनिटी जो होगी रिलीज़ होने की वो क्या होगी, कम होगी, वेरएज जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है वहाँ पे एफिनिटी ऑफ रिलीज जो होगा इसका वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ अ सिंपल मैकेनिज्म दैट वी ऑल नो ना। हम लोग अब क्या क्या होता है कि कुछ बहुत फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर इनको रेगुलेट करते हैं शिफ्टिंग ऑफ कर्व में, यानी कि यहाँ पर ये जो कर्व है नॉर्मल कर्व है, this is the normal sigmoid shape curve, oxygen dissociation curve. So there is one condition in which there is right shift and there is a condition in which there is left shift. So there are different factors which causing this shift. So if right shift in the case what happen is कि वहाँ पे partial H plus का concentration बढ़ जाता है और CO2 का जो कंसनट्रेशन वो बढ़ जाएगा। अब H प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा यानी कि pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इस केस में टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और हमारे पास 2,3 BPG जो है यानी बाईफॉस्फोग्लिसरेट, ये यहाँ पास जो कि मैं आगे बताऊँगा क्या होता है, ये जो है ये अगर इंक्रीज़ करे तो क्या होता है शिफ्ट वर्ड टूवर्ड राइट, यानी राइट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर लेफ्ट शिफ्ट वर्ड हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन कंसनट्रेशन क्या होगा, ऑक्सीजन, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेशन क्या होगा, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन यहाँ पर कम है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम है तो यहाँ पे राइट शिफ्ट होता है। अब राइट शिफ्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट शिफ्ट का एक्चुअल मीनिंग है कि इस केस में अब जो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन है वो ईजी हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई जो टिश्यू वो इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन वो कम हो जाती है, सो एफिनिटी ऑफ रिलीज बढ़ जाती है, फिर अब रिलीज बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद बाइंडिंग की एफिनिटी कम हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर राइट शिफ्ट हो जाता है। लेफ्ट शिफ्ट का सेम जो ये फैक्टर्स हैं यानी कि जो भी पार्शियल ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है एंड H प्लस कंसनट्रेशन सब इसका अपोजिट हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बढ़ जाती है तो इसका रिलीज हमारे पास प्रोलॉन्ग हो जाता है, रिलीज इजीली नहीं हो पाता है। तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेन एग्जामिनर यही चेक करेगा जिसके बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन में मार्क्स मिलेगा। नाउ बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्स इफेक्ट क्रिस्टियन बोर्स ने फाइंड किया था। इसमें क्या है, इजीली मैकेनिज्म सेम, इसमें क्या है कि जो CO2 है और H प्लस का कंसनट्रेशन है ये डिटरमाइन करेगा कि हाँ पास जो ऑक्सीजन का एफिनिटी और हीमोग्लोबिन से क्या है। ठीक है, मान के चलिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे टिश्यू को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, अब ऑक्सीजन की डिमांड है, वहाँ पे क्या हुआ है कि CO2 का कंसनट्रेशन बहुत बढ़ गया है। अब CO2 का कंसनट्रेशन क्या होता है कि ब्लड के अंदर CO2 आता है, फिर वो कंबाइन होता है H2O के साथ जो कि बनाता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड।
अब ये कार्बोनिक एसिड जब ब्रेक डाउन करेगा तो H प्लस कंसनट्रेशन आपस क्या करता है, बढ़ता है, क्योंकि H प्लस और HCO3 नेगेटिव में ब्रेक डाउन करता है तो H प्लस कंसनट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यानी कि H प्लस कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब pH कम हो जाएगा और CO2 यहाँ पर बढ़ा हुआ है, सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ राइट शिफ्ट। इस केस में राइट शिफ्ट होता है, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एफिनिटी वो डिक्रीज हो जाता है और प्रोमोटिंग अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। सेम इसका रिवर्सल होता है लंग में। लंग में यहाँ पर आपको पता है कि CO2 का कंसनट्रेशन काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और जो डिफ्यूज आउट हो जाता है और H प्लस कंसनट्रेशन भी कम हो जाता है, यानी pH बढ़ जाएगा। तो यानी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जिंग ऑक्सीजन ओवरलोडिंग लोडिंग। तो बस यही कंसेप्ट है, बोस इफेक्ट इस काफ़ी ईजी है। हाँ, अब ये 2,3-BPG क्या है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो हमारे पास EMP पाथवे है, EMP पाथवे का जो हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट है वो है 2,3-BPG। इस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है इनिशियली टी स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन बोलते हैं। टी स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन एक काफ़ी अनस्टेबल हीमोग्लोबिन है, तो इसको स्टेबलाइज करने का काम होता है, स्टेबलाइज करता है ये कौन, ये 2,3-BPG। ये 2,3-BPG क्या करता है, बीटा ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन में बाइंड करके इस टी स्टेट हीमोग्लोबिन को स्टेबलाइज करता है, जो कि क्या बनाएगा, इसका हीमोग्लोबिन स्टेबलाइज हो जाता है और जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है हीमोग्लोबिन से वो कम हो जाती है, तो जिसके केस में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन अनलोडिंग हो जाता है। तो ये हाइपोक्सिया अडेप्टेशन में भी इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है कि हाइपोक्सिया या आप जब ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी करोगे तो उस केस में यहाँ पर ये जो 2,3-BPG है इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और इसका लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, राइट शिफ्ट यहाँ पर इंप्रूव करता है ऑक्सीजन डिलीवरी डिस्पाइट की रिड्यूस आर्टियल ऑक्सीजन लेवल। और आप हाई अल्टीट्यूड में जाओगे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो उस केस में यहाँ बस 2,3-BPG इंक्रीज़ हो जाता है, और ये इंक्रीज़ क्या करता है, फर्दर जो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन वो इंक्रीज़ कर देता है, वो डिक्रीज़ कर देता है, और फिर यहाँ पर से रिलीज़ यानी कि ऑक्सीजन अनलोडिंग कॉज करता है। अब एक्सरसाइज एंड ऑक्सीजन सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट है कि वही राइट शिफ्ट यहाँ पर CO2 और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की वजह से pH कम हो गया, तो और ये मसल टेम्परेचर बढ़ जाता है और इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जो कि लीड टू BPG लेवल्स। तो वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और एक्सरसाइज ट्रांसपोर्ट जो कोरिलेट होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक होता है ADP। अब ADP का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जनरली हमारे बॉडी के अंदर जो ATP होता है वो कन्वर्ट होता है आफ्टर यूजेज ADP। अब ये जो ADP लेवल है ये हमारे पास बॉडी में डिटरमाइन करता है कि हमारे बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड है। फॉर दैट एग्जांपल हमारे पास एक पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ पे ADP की लेवल बढ़ चुकी है। अब ADP का लेवल बढ़ चुका है यानी कि यहाँ पास इसका डायरेक्ट इंडिकेटिव क्या है, इनडायरेक्ट इंडिकेटिव कि यहाँ पास ADP लेवल बढ़ चुका है, तो इस केस में हमारे पास जो ATP लेवल होगा तो मोर रिक्वायर्ड होगा हमारे बॉडी को, तो उसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया समझ जाता है कि हाँ हम लोग मोर और ATP बनाना है, तो फिर ऑक्सीजन का यूज़ करके वहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ATP क्रिएट करता है। तो ये जो ऑक्सीजन का यूज़ करके ATP बनाता है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये हमको इंपॉर्टेंट याद है ना। जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ जो इंट्रासेलुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो जनरली 1 mm ऑफ Hg का जो होता है ना वो लिमिटिंग फैक्टर कॉज नहीं करता। आप देख सकते हो 1 mm ऑफ Hg में हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर कॉज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ये हमको मतलब समझ आता है। तो ADP लेवल्स क्या करेगा, ADP लेवल्स यहाँ पर मेटाबॉलिकल यूजेस को रेगुलेट करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो यूजेस ऑफ पार्शियल ऑक्सीजन जो कि ATP प्रोडक्शन के लिए वो हमारे पास डिटरमाइन होता है। इसका ये चार्ट हम बना देना, ये चार्ट हमारे पास गाइडन में दे रखा था तो मैंने इंक्लूड कर दिया। तो ये फिगर बना देना और कुछ ये जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप मेंशन कर देना, तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। नाउ जो ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसोल्व ऑक्सीजन है हम लोग लेटर आगे और वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे। इस केस में आप इतना याद ध्यान रखना कि अप्रॉक्सीमेटली 0.29 ml वैल्यू ये गाइडन की है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, बट अल्टीमेटली हम लोग गाइडन को ही फॉलो करेंगे। सो जो 3 mm ऑफ ऑक्सीजन जो होगा 100 ml ऑफ ब्लड में क्या होता है, डिजोल्व स्टेट में आपस
ट्रांसपोर्ट होता है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेंशन कर देना। बट इसको मोर डिटेल में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जब वीडियो बनेगी उस केस में आप और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। फिर अब इसका आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज क्लिनिकल रेलेवेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूरा आंसर लिख दिया, पूरा मैकेनिज्म समझा दिया, पूरा आपने एडीपी का इफेक्ट, फिर व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द शिफ्ट, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस सब बता दिया। अब लास्ट जो बचता है वो क्लिनिकल रेलेवेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इसमें मेजर केस है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इस केस में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है वो CO के साथ बाइंड करता है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कॉज करता है। अब ऑक्सीजन आके इसमें बाइंड नहीं कर पाएगा, यानी कि अब क्या होगा, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा। और टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा तो बस टिश्यू धीरे धीरे नेक्रोसिस के स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और टिश्यू डैमेज होता है। तो उस केस में ये मेंशन कर देना। फिर हाइपोक्सिया एंड अडेप्टेशन, पता है आपको कि जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाता है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो इंक्रीज BPG, आपको पता था, मैंने बताया था 2-3 BPG यहाँ पर इंक्रीज करता है, जो कि बीटा हीमोग्लोबिन पे बाइंड करता है। बीटा चेन बीटा हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, अल्टीमेटली वो अडेप्टेशन में हेल्प करता है। अब ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी होता है, क्या है कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो लीड टू एक्सेसिव डिजोल्व ऑक्सीजन, जो कि कॉज टिश्यू डैमेज लाइक ब्रेन कन्वल्सन्स। अब कुछ बहुत अगर थोड़ी बहुत हाई टिश्यू पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ तो क्या होता है आपको पता है, दैट इज यस बफरिंग एक्शन होता है। बट अगर बफरिंग एक्शन से भी मेंटेन नहीं हो पा रहा, अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ब्लड के अंदर, तो देन ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कॉज करता है। सो बस ऑक्सीजन डिसोसिएशन का इतना ही था। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगा जब हमारे चैनल्स में 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन होगा उस दिन आपको नोट्स मिल जाएगा। अब मैं आपको नोट्स का एक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। एंड यस, ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट व्हाट द पार्ट इज़ रॉन्ग विद मी। फिर ना आप सजेशन देना ताकि क्या इम्प्रूव करना है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जैसे रीच होते हैं। आई विल शेयर दिस नोट्स विथ यू। थैंक यू।